इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड डे 3 कहें डे 4 कहें, इंडिया की तरफ से एक मैसिव किस्म का फाइट बैक। लेकिन इज इट इनफ? सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा फाइट बैक सेकेंड इनिंग में देना, बट लास्ट लाफ किसकी होगी, इंडिया की या न्यूजीलैंड की? 462 रन्स किए हैं टीम इंडिया ने अपनी सेकेंड इनिंग्स में, और टोटल जो टारगेट मिला है न्यूजीलैंड को वो है 107 का, जो उन्होंने आखिरी दिन यानी कि वो कल बनाएंगे। आज का तो डे एंड हो गया बारिश की वजह से एंड ऑल दैट स्टफ। अगर प्ले होता है, बारिश नहीं होती क्योंकि मौसम का कोई पता तो नहीं लगता, तो क्या 107 रन्स इंडिया के लिए नफ होंगे? आई रियली डोंट नो। हाँ, इसमें अगर 50-60 रन 100 रन और हो जाते मुझे ले दे के, फिर मैं कहूँगा कि मुझे उस 46 से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इंडिया पहली इनिंग में आउट हुआ है। मुझे वो 137 रन्स की पार्टनरशिप खा रही है जो सचिन रविंद्रा और इसके दरमियान हुई टिम साउदी के, वो पार्टनरशिप ना होती, स्कोर्स मतलब इंडिया उसके आसपास करके ख़त्म भी हो जाता, तो वो उसमें से 100 रन भी आप ऐड कर लें चलें उस पार्टनरशिप के, जो अगर ना होती, वो 37 रन की अगर पार्टनरशिप हो जाती तो इंडिया इस टाइम 200 समथिंग डिफेंड कर रहा होता। और 200 समथिंग फॉर टीम इंडिया इस विकेट के ऊपर जिसने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है, इट वुड हैव बीन समथिंग रियली गुड, ऑनेस्टली स्पीकिंग रियली गुड। इंडिया की तरफ से सेकंड इनिंग्स में यार मतलब सरफराज खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में 16 सेंचुरीज़ हैं उस लड़के की, और उन 16 में से मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8-10 या शायद इससे भी ज़्यादा ऊपर का नंबर उसका 150 प्लस का स्कोर है, कुछ इस तरह करके है, यानी कि उसने बड़े स्कोर्स खेले हैं। और बात मैं आपको बताऊं, होता है ना कि आप नॉक कर रहे होते हैं, वो लड़का बीसीसीआई के दरवाजे के ऊपर टेस्ट क्रिकेट में इंक्लूड करो इससे रिलेटेड नॉक नहीं कर रहा था। भैंस की आंख, उस लड़के ने दरवाज़ा ही उखाड़ के उधर मारा है भाई। उस लड़के ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उठ के बीसीसीआई की टेस्ट टीम में आने के लिए उसने दरवाज़ा उखाड़ के फेंक दिया कि हम हैं 150। ब्रिलियंट फाइट बैक बाय सरफराज। इसने जितनी गंदी शॉट पहली इनिंग में खेली थी ना सरफराज ने, ही मेड अप फॉर दैट शॉट इन द सेकंड इनिंग्स, ठीक है ना। इतनी इसने ज़बरदस्त बैटिंग की। अनफॉर्चुनेट है 150 के ऊपर आउट हो गया। ऋषभ पंत का मैंने बोल्ड नहीं देखा था। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, मैंने ऋषभ पंत का आउट नहीं देखा था, मैं ज़रा बिजी था थोड़ा। तो मुझे जब पता चला ना कि ऋषभ पंत बोल्ड हो गया 99 के ऊपर, इमीडिएटली मैंने पता क्या कहा था, मैंने कहा इनसाइड एज हुआ होगा। मुझे पता है ना ऋषभ पंत का कि वो यहाँ बैटर्स नॉर्मली जब 90s में 99, 98 इस तरह आउट होते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करते हैं 99 पे। मैं आपको बताता हूँ, मुझे मेरे इमीडिएटली जहन में, चूंकि इतनी क्रिकेट देखी है, आपके जहन में इमीडिएटली एक स्टोरी बिल्डअप होती है, और मेरे जहन में ये था कि इसको क्लोज टू द बॉडी बॉल मिली होगी, ये 99 के ऊपर था, इसने कोशिश की होगी ऑफ साइड पे पुश करके क्विक सिंगल ले लूँ। अब वो बॉल जो है वो इसके हिसाब किताब में आई नहीं, इसका इनसाइड एज हुआ होगा और ये बोल्ड हुआ होगा, और एग्जैक्टली वही हुआ ऋषभ पंत के साथ, एग्जैक्टली जिसको कहते हैं। हालांकि बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था। ये जो दो बॉलर हैं ना इनके, रूक और हेनरी, ये लंबे कद का जो बॉलर होता है ना यार, वो ना पिच में से कुछ ना कुछ टप्पा मार के काट ही लेता है, और वो जो एक बाउंस उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है ना, ऋषभ उसका शिकार हुआ, केएल राहुल उसका शिकार हुआ। सीरियसली ये दोनों तो पक्के उसका शिकार हुए हैं, वरना ये शायद थोड़ा बहुत लंबा और खेल जाते। अच्छा, इसमें अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो जब इंडिया की कल बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, वो जो लास्ट बॉल के ऊपर विराट कोहली का निक हो गया ना, उसकी वजह से ना इंडिया का थोड़ा सा काम ख़राब हुआ, वरना चीज़ें बड़ी स्मूथ जा रही थी इंडिया के लिए। और शायद इंडिया अगर विराट कोहली लास्ट बॉल के ऊपर कॉट बिहाइंड ना होते तो शायद थोड़ा सा लंबा चल जाती गेम। अब उसके बाद फिर जब सरफराज और ऋषभ आज सुबह बैटिंग करने आए, 170 प्लस रन की इनकी कोई पार्टनर, 177 रन की इन दोनों की पार्टनरशिप थी। और वो पार्टनरशिप मतलब दोनों इतना ज़बरदस्त खेल रहे थे। आप ऋषभ के शॉट्स देखें, आप सरफराज के शॉट्स देखें, जो गंदा बॉल मिला इन दोनों को, इन्होंने कूटा है उसको। और ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेली हैं, अनऑर्थोडॉक्स खेली हैं, स्वीप मारे हैं, कट्स मारे हैं, ड्राइव किए हैं, ऑफ साइड पे पुश किए हैं, ऑन साइड पे जैब किए हैं, रिवर्स फ्लिक मारे हैं, ठीक है, वो जिसे कहते हैं चीकी शॉट्स मारे हैं कि कीपर और स्लिप के ऊपर से मतलब हर तरह का इन्होंने शॉट खेला इस 177 रन की पार्टनरशिप में। ऋषभ पंत ने सऊदी को एक छक्का मारा है, वो बेंगलुरु स्टेडियम के छत पे जाकर गिरा है। ये छोटा स्टेडियम नहीं है बेंगलुरु का, चिन्ना स्वामी स्टेडियम ठीक ठाक बड़ा हैवी ड्यूटी किस्म का स्टेडियम है,
और वहाँ से उसकी छत के ऊपर गेंद फेंकना, और ऋषभ भी फेंक सकता है वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसके अंदर इतनी जान है। क्योंकि अभी मैंने उसका एक छक्का देखा था रचिन को, वो तो पिच ऑफ द बॉल भी नहीं पहुंच सका था ऋषभ, स्टिल वो अपनी शॉट के साथ गया, पिच ऑफ द बॉल नहीं भी पहुंचा हुआ था, फिर भी इतना बल्ला उसका गेंद पर लग गया था कि गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। इतनी पावर है ऋषभ के अंदर। अच्छा, ये पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग 150 सरफराज के, 99 बेचारे ऋषभ के ही डिजर्व्ड 100 यार्ड ऑनेस्टली उसका। और मैंने जब उसका आउट देखा मेरी हंसी निकल गई, मैंने कहा यार ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, मुझे अंदाज़ा था कि ऋषभ इसी तरीके से आउट हुआ होगा, और अनफॉर्चुनेटली ऋषभ उसी तरीके से आउट हुआ। सरफराज ने 150 किए, 195 बॉल्स के ओवर 76 के स्ट्राइक रेट के साथ, 18 चौके 3 छक्के। ऋषभ 99 105 बॉल्स के ऊपर 94 के स्ट्राइक रेट के साथ 9 चौके 5 छक्के। उसके बाद जो है ना, अब केएल राहुल ने 12 किए हैं, जडेजा सिर्फ 5 कर सके, अश्विन वो 15 कर सके। ये जो बाद के इंडिया के बैटर्स हैं ना, ये भी थोड़ा चिप इन कर लेते हैं ना, 20-20 30-30 रन्स की 2-3 पार्टनरशिप्स और लग जाती, तो आप इसमें एडअप कर लें कि 20 ये 60-70-80 रन आपके इन हैंड होते, और 60-70-80 रन इस विकेट के ऊपर टीम इंडिया के लिए एक जिसे कहते हैं ना सफिशिएंट टोटल होता कि यार नहीं लिटा सकते हम इनको। 107 जो है ना वो यार मुश्किल हो जाएगा, न्यूजीलैंड वाले इतने नूरे हैं नहीं। अगर तो आउट ऑफ नोवेयर इंडिया एक ब्लाइंडर क्रिएट कर, मिरेकल क्रिएट कर देता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कैपेसिटी तो है उनके अंदर ये कुछ करने की। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो अगर आप मुझे कहना कि क्या टीम इंडिया 107 डिफेंड नहीं कर सकती, यार वो मेरे लिए ना स्ट्रेट अवे कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने उनकी क्रिकेट मैं इन डेप्थ उनकी क्रिकेट को मुझे पता है ना उनका, कि वो क्या सोचती है, वो किस तरीके से ग्राउंड में उतरते हैं, वो क्या वो हिकमतें वो प्लानिंग लेकर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 107 डिफेंड नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन टास्क मुश्किल बहुत है गुरु, टास्क मुश्किल बहुत है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें ना, हेनरी फिर 3 विकेटें ले गया, रूक फिर 3 विकेटें ले गया, 2 विकेटें पटेल की हैं, 1 फिलिप्स की है, 1 सऊदी की है। अब इसके मिलाकर इन दोनों के अब 8 विकेटें हेनरी की हैं, 7 विकेटें ले गया मैच में और रूक, तो ये थोड़ा सा ना वो लंबे कद का ना फ़ायदा उठा गया दोनों। बट खैर इंडिया के लिए यार सेकंड इनिंग्स में इट वाज अ फैंटास्टिक कमबैक। बस 462 यार, वो भैंस की दुम, 360-70 की तो पहली इनिंग की लीड थी ना, अब पहली इनिंग की लीड उतारो, फिर ऊपर से उसमें 462 आपने किया है, तो हालांकि ये 462 ज़्यादा हो सकता था। मैंने आपको बताया ना केएल राहुल से ऑनवर्ड्स ऋषभ और सरफराज की पार्टनरशिप के बाद ना आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार कम अज़ कम ना एक 50 रन की लग जाए, बाकी 1-2 20-30 रन की लग जाएं, तो ये गेम जो है ये पलटा मार सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। 462 के ऊपर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई है, और कल आखिरी दिन है सरकार, कल न्यूजीलैंड की टीम को 107 रन चाहिए जीतने के लिए, और टीम इंडिया को 107 रन डिफेंड करने हैं। एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग। देखो क्या होता है, वेदर क्या पोजीशन लेता है, बाकी मामलात कैसे चलते हैं, बट मज़ेदार क्रिकेट होगी। आई एम एक्सपेक्टिंग सम रियल एक्शन एंड आई रियली होप कि रियल एक्शन डिलीवर हो। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।